अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस की एक नई ब्रांच कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। तो कहता है इफ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज़ अनदर फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। मतलब एफ की जो आउटपुट सेट है बी, वो जी की इनपुट सेट डोमेन सेट हो जाती है और जी की आउटपुट सेट जो है वो सी है। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन एफ हो जो ए से बी मैप करता हो और उसी समय जी एक फंक्शन हो जो बी से सी मैप करता हो, तो हम एक नए फंक्शन एच की कल्पना कर सकते हैं जो सीधे ए को इनपुट के रूप में लेगा और आउटपुट सी दे देगा। उसको कहते हैं विच मैप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी। मतलब एच एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि फंक्शन हो जाएगा ए टू सी डायरेक्टली। उसको लिखते हैं इस तरह से, एच मैप फ्रॉम ए टू सी, और इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ जी ओवर एफ। और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह होता है, एच एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। तो ये कैसे आता है रिप्रेजेंटेशन, इसको तुम देखोगे एक एग्जाम्पल से, वेन डायग्राम से। इसको वेन डायग्राम बनाते हैं पहले फंक्शंस की। ये एक फंक्शन हुआ ए से बी तक मैप करता हुआ, फिर ये हमने एक सेट सी लिया और यहाँ एक दूसरा फंक्शन है जो इस बी को सी से मैप कराता है ऐसे। इस फंक्शन का नाम है जी। तो हम लोग चाहें तो एक डायरेक्टली एक फंक्शन सीधे ए से सी को मैप करा सकते हैं, इस फंक्शन को हम एच कहेंगे। और अगर ए के इनपुट को एक्स कहा जाए तो बी सेट का जो मेंबर्स होगा, चूंकि वो एफ का आउटपुट है, एफ की इमेज है, तो ये कहलाता है एफ एक्स। और जी का इनपुट बी का एलिमेंट है, यानी एफ एक्स उसकी इनपुट हो जाती है, और सी का जो एलिमेंट है वो जी का आउटपुट है। व्हेन एफ एक्स इज इनपुट ऑफ जी, तो ये बनकर आता है जी इस पर लग जाता है, ये एफ एक्स जी के इनपुट में जाता है और रिजल्ट आता है जी एफ एक्स। लेकिन अगर हम इस बीच के पोर्शन को ना देखें, सीधे कहें कि ये ए से सी तक डायरेक्टली जो गया है ये हमारा फंक्शन एच है, अगर डायरेक्टली से एच फंक्शन कहा जाए जैसा मैंने यहाँ दिखाया, तो वो एक्स लेगा और आउटपुट जो देगा उसका नाम एच एक्स होगा। इसलिए इस एच एक्स को हम लोग जी एफ एक्स कहते हैं। इसको तुम थोड़ा मैसेनिक फॉर्म में या फैक्ट्री आउटपुट के रूप में देख सकते हो इस तरह से कि मान लो एक फैक्ट्री है, वो x को इनपुट के रूप में लेती है और इस फैक्ट्री का नाम है f, मतलब ये फंक्शन f हो गया। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो एफ एक्स आएगा। और जैसा तुम जानते हो किसी एक फैक्ट्री का इनपुट दूसरे फैक्ट्री का आउटपुट हो सकता है। जैसे पेपर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री का जो पेपर आउटपुट है वो पब्लिशिंग कंपनी के लिए इनपुट का काम करेगा। स्टील जो प्रोड्यूस करते हैं जो फैक्ट्री, वो दूसरी नट बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्रियों के लिए आउटपुट का काम करेगा। तो फैक्ट्री एफ की जो आउटपुट है एफ एक्स, वो किसी दूसरी फैक्ट्री जिसका नाम मान लो हम जी लेते हैं, इसके लिए ये इनपुट का काम करेगा। तो ये इनपुट के रूप में इसमें जाता है और जी अपना आउटपुट देता है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कहलाएगा जी एफ एक्स। और इसी को हम क्या करते हैं, इस समूचा इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक कंबाइंड उससे एक इंटीग्रेटेड प्लांट अगर हम बनाएं, इंटीग्रेटेड एक फैक्ट्री बनाएं जिसका नाम हम एच रख दें, तो वो एक्स को इनपुट लेगा और सीधे एच एक्स निकालेगा। इसलिए इसको हम लोग एच एक्स कहेंगे। और इसलिए कहा था कि एच एक्स बराबर कंपोजिट ऑफ जी ओवर एफ। उसको ऐसे लिखते हैं, जी ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। अब इस पर बेस्ड हम दो छोटे छोटे एग्जाम्पल दो चार देखेंगे। कंपोजिट फंक्शन की एक बहुत इजी एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स। तो ये अलग अलग तरह के कंपोजिशंस हैं। पहला है जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ एक्स जिसको लिखते थे इस तरह से, ऐसा जिसको लिखते हैं। कभी ये निकालने देता है तो ये अंडरस्टूड रहता है कि वो जी ऑफ एफ एक्स कह रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, जी ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू है साइन एक्स से डायरेक्ट लिख दो, जी साइन एक्स हो गया ये। और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे जी एक्स का फंक्शन क्या है। जी क्या करता है, जो भी इनपुट एक्स है उसको 1 में घटाता है, फिर मॉड लाता है और फिर रूट लगा देता है। तो तुम इसको ऐसा लिखोगे 1 माइनस साइन एक्स। लिखोगे जी एक्स है तो पहले लिखा है 1 माइनस एक्स, यहाँ जी साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स, उसके बाद मॉड डाल दो और फिर ये रूट डाल दो। इस प्रकार ये जी एफ एक्स निकल गया। अगर तुम एफ जी एक्स निकालते हो तो पहले जी एक्स की वैल्यू डाल दो। जी एक्स की वैल्यू है रूट अंडर मॉड 1 माइनस एक्स, और ये जो एफ है देख रहे हो एफ एक्स बराबर साइन एक्स, जो भी इनपुट है ये साइन लगाकर बाहर कर देता है एफ एक्स जो है। तो लिखते हैं कि एफ ऑफ, इसे टी मान लो तो एफ टी बराबर हो जाएगा साइन टी, यानी कि साइन ऑफ रूट अंडर मॉड 1 माइनस एक्स, ये हो गया। फिर इसमें आते हैं जी ऑफ, ये देख लो जी एक्स की तो वैल्यू तुम्हें दिखी हुई है रूट अंडर मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स ऐसे। फिर अब जी के फंक्शन को देखोगे, जी फंक्शन कैसे ऑपरेट करता है।
ये जो इनपुट था उसे 1 में सब्ट्रैक्ट करता है, फिर मॉड लगाया और स्क्वायर रूट किया। इस पूरे को अगर t समझो तो gt मतलब पहले 1 माइनस टी लिखना होगा, क्योंकि gx है तो पहले 1 माइनस एक्स लिखाता है, तो लिखेंगे 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये होल क्वांटिटी मॉड 1 माइनस। उसके बाद फिर मॉड डालना होता है, फिर मॉड डाल दो और फिर स्क्वायर रूट डालना होता है, ये स्क्वायर रूट डाल दो। इस प्रकार ये g ऑफ gx निकला। If fx is equal to signum of x and gx is equal to x into 1 minus square, then we are required to find g of fx। बहुत सिंपल एग्जांपल है, तुम g f x को डायरेक्ट ऐसा लिख दो, fx की जो वैल्यू है ये सिग्नम x, उसको डायरेक्ट यहाँ लिख दो g ऑफ सिग्नम x। और तुम देखते हो कि g की जो वैल्यू है x, तो लिखाता है x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे लिखा होता है सिग्नम x इंटू 1 माइनस सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। तुम चाहते तो पहले ही इसकी वैल्यू तोड़कर भी लिख सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। और तुम्हें मालूम है सिग्नम की वैल्यूज कैसे कैसे आती है। जब x पॉजिटिव होता है तो सिग्नम x की वैल्यू हो जाती है 1, ये होगा 1 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 0। जब x 0 होता है तो सिग्नम की वैल्यू 0 हो जाती है, ये हो जाएगा 0, 0 इंटू 1 माइनस 0, 0। जब x नेगेटिव होती है तो सिग्नम ऑफ x का वैल्यू होता है -1, तो जगह -1 इंटू 1 माइनस -1 का स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 फिर 0 हो जाएगा। इस प्रकार देख रहे हो पॉजिटिव x हो या नेगेटिव या 0, सब पे वैल्यू 0 ही आ रही है, इसलिए लिखेंगे कि g ऑफ fx इज इक्वल टू 0। इसके बाद अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ fx इज इक्वल टू 1 by 1 minus x, then find the composition y is equal to f of fx। ये f का खुद से ही कंपोजिशन है, वो 3 बार कंपोजिशन है। यहाँ पर कंडीशन तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स है और तुम जानते हो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, इसलिए ये कंडीशन तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। चलो सबसे पहले ये निकालते हैं f of fx। ये होगा f of 1 by 1 माइनस एक्स। इस कैलकुलेशन में तुम देख रहे हो कि fx है वो क्या करता है, 1 में पहले x को, ये जो इनपुट है उसको सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, फिर उसे डिनोमिनेटर में लिख दिया हुआ है। तो जब तुम ये काम इसमें करोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स। अगर इसे t समझते हो तो ft बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी, ऐसे। और यहाँ तुम्हें कंडीशन खुद लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू 1, ये x नॉट इक्वल टू 1। फिर इसे सिंप्लीफाई करो तो ये होगा 1 माइनस एक्स माइनस 1, ऐसा देखोगे आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1, एक्स नॉट इक्वल टू 1। फिर देखो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो रिजल्ट आएगा इस तरह x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स नॉट इक्वल टू 1। अब डिनोमिनेटर में x भी है, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी x नॉट इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। दो कंडीशन हो गए। तो f ऑफ fx हमने निकाला, लेकिन हमें 3 कंपोजिशन निकालना है f ऑफ fx। तो इसको देख लो, उसके बाद हम तीसरा में आते हैं। थर्ड है स्टेप में हम लोग ऐसा करेंगे, इसको मिटा देंगे, इस पर एक f बाहर से और लगाएंगे, इसे ऐसे लिखते हैं f ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ, इसकी वैल्यू तुम डाल दो इसमें। ये वैल्यू हमने अभी निकाला है x माइनस 1 बाई एक्स, तो लिखूंगा x माइनस 1 बाई एक्स। लेकिन कंडीशन है f ऑफ fx आया है जबकि x 1 और 0 नहीं है, यहाँ लिखना होगा x नॉट इक्वल टू 0 1। और अभी तुम देख रहे हो कंडीशन कि ये जो fx होता है ये बराबर लिखा था 1 बाई 1 माइनस एक्स, तो इसे t मान लो तो ft बराबर हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस टी, यानी इसे लिखना होगा 1 बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स विद द कंडीशन दैट x इज नॉट इक्वल टू 0 1। तुम सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा x माइनस एक्स और फिर माइनस माइनस प्लस 1, तो रिजल्ट आ जाएगा x विद द कंडीशन x नॉट इक्वल टू 0 1। तो ये जो f ऑफ fx आया वो आ गया x, लेकिन कंडीशन आया 0 1। तो ये 3 का कंपोजिशन x आया। और अगर इसकी ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ तुम्हारे ऐसे आ जाएगी, जैसे y इक्वल टू एक्स की ग्राफ खींचते हो, ऐसे y इक्वल टू एक्स। लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि x नॉट इक्वल टू 0 1 है, इसलिए 0 और 1 पे जो पॉइंट हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। मान लो ये 1 है तो 1 पे ये पॉइंट ग्राफ से गायब रहेगा, 0 पर ये पॉइंट ग्राफ से गायब रहेगा। इस प्रकार f ऑफ fx हम लोग निकालते हैं। देखो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, निकालना है कंपोजिट फंक्शन, लेकिन ये कंडीशन वाइज निकालना है इसमें।
तो सबसे पहले तुम एफ एक्स को सिंप्लीफाई कर लो, तब जाकर जी एफ एक्स निकलेगा इसमें। तो एफ एक्स को मैं लिखता हूँ, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसे लिखो 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x। उसके बाद इसे लिखोगे, ये भी हो जाएगा प्लस 1 माइनस कॉस इसका डबल यानी कि 2x प्लस 2π/3। फिर 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, हाफ तो कॉमन ले ही चुके हो। तो 2 cos x प्लस π/3 यानी 2 cos a cos b, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा प्लस cos a प्लस b यानी 2x प्लस π/3 प्लस cos a माइनस b, घटाओगे तो माइनस π/3, ये π/3 के बराबर ही हो जाएगा cos π/3, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही हो जाता है, इज इक्वल टू हाफ, ये 1 2 हुआ, cos π/3 हाफ होता है, तो 2 और हाफ हो जाएगा तुम्हारा 5/2 माइनस, अब इन दोनों को अटैच कर लो। तो cos c प्लस cos d की वैल्यू कितनी होती है, याद होगा cos c प्लस cos d हो जाता है 2 cos c प्लस d/2। इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 2x 4x प्लस 2π/3, 2 से डिवाइड करो होगा 2x प्लस π/3 इंटू cos, उसके बाद डिवाइड कर दो तो आएगा π/3। फिर आ रहा है माइनस cos 2x प्लस π/3 इंटू, नहीं इतना ही रहेगा, cos 2x प्लस π/3 रहेगा इतना। अब तुम देखो cos π/3 की वैल्यू हाफ हो रही है, हाफ और 2 ये 2 और ये हाफ कट जाएगा। उसके बाद ये cos 2x प्लस π/3 और ये cos 2x प्लस π/3, ये और ये भी कट जाएगा। तो रिजल्ट जो तुम्हारा आ रहा है वो रिजल्ट तुम्हारा आ जाएगा 5/4 के बराबर। ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो निकालते वक्त तुम्हें जी एफ एक्स निकालते वक्त अब देखना पड़ेगा कि ये जो एफ एक्स है वो किस इंटरवल में लाई करता है। अगर वो 0 से 1 में लाई करता है तो ये रिजल्ट आएगा, अगर 1 से 2 के बीच लाई करता है तो ये रिजल्ट लाई करेगा, और अगर दोनों इंटरवल में थोड़ा थोड़ा लाई करता है तो थोड़ा थोड़ा दोनों ब्रांच आंसर देगा। लेकिन यहाँ जो वैल्यू तुम्हारी आई है उसको देख लो, ये वैल्यू आई है 5/4, और 5/4 जो है वो इस इंटरवल में आता है, 1 और 2 के बीच में ये 5/4 आता है। तो तुम्हारा ये जो जी एफ एक्स है ये बदल जाएगा जी 5/4 में, और 5/4 इस इंटरवल में, इसलिए ये तुम्हारा आंसर देगा। तो जैसे ही तुम यहाँ 5/4 डालोगे इस ब्रांच में लिखेंगे 5/4 प्लस 1/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। हमारे सामने एक सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस मॉड x माइनस 1 व्हेन x वेरीज फ्रॉम -1 to 3। उसी तरह जी एक्स डिफाइंड है व्हेन x वेरीज फ्रॉम -2 to 3। तो ये रीजन वाइज कंडीशन वाइज कंपोजिट निकालना है, और निकालना है फंक्शन फॉग एक्स एफ ऑफ जी एक्स। जी ऑफ एफ एक्स भी सवाल इसमें हो सकता है, लेकिन वो तुम खुद प्रैक्टिस करना। एफ ऑफ जी एक्स मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ। तो ये एफ ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू पहले है ये, इसे तुम डायरेक्ट लिख दो जी एक्स बराबर ये। लेकिन जी एक्स बराबर इतना तभी होगा जबकि एक्स -2 और 2 के बीच में बियॉन्ड 2 या बिफोर -2 ये ग्राफ मिलेगा ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं। इसलिए जैसे ही एफ जी एक्स को लिखेंगे एफ ऑफ 2 माइनस मॉड एक्स प्लस 1, इमीडिएटली इस जी एक्स का जो कंडीशन है वो लिख देना होगा। उसके बाद एफ को आप ब्रेक करेंगे तो इस रूल से वो ब्रेक करेगा। तो इसमें शुरुआत में दिक्कत होती है, इसलिए तुम ऐसा करो, इसे टी मान लो या यू मान लो इसे यू मान लेते हैं, ऐसे यू। तो जैसे देखो एफ एक्स बराबर है -1 प्लस मॉड एक्स माइनस 1, और इसके साथ कंडीशन है कि ये जो इनपुट है एफ की जो इनपुट है एक्स वो -1 से 3 के बीच होनी चाहिए। अगर यहाँ टी लिखोगे तो टी -1 से 3 होनी चाहिए, अगर यू लिखते हो तो यू -1 से 3 होनी चाहिए, और यहाँ भी यू लिखा जाना चाहिए। तो अगर हम इसे यू मानते हैं तो ये हो जाए एफ ऑफ यू, और इसमें ये कंडीशन लगेगा। एफ यू को ब्रेक करो तो इसमें एक्स के बदले यू लिख देते हैं, तो आएगा एफ यू बराबर -1 प्लस मॉड ऑफ यू माइनस 1, वो मैंने लिखा है -1 प्लस मॉड ऑफ यू माइनस 1, लेकिन कंडीशन आएगा u वेरीज फ्रॉम -1 to 3, वो लिख दिया। और ये पहले से कंडीशन आया, तो तुम्हारे पास दो कंडीशन आती है, ये कंडीशन आता है जी एक्स के चलते, और ये जो कंडीशन आ रहा है वो एफ यू के चलते आ रहा है। लेकिन u को वापस हम बैक करेंगे 2 माइनस मॉड एक्स प्लस 1 के टर्म में। तो जैसे ही तुम इसमें u के बदले लिखते हो 2 माइनस मॉड एक्स प्लस 1, ये 1 डिडक्ट करेगा इसमें, और रिजल्ट आ जाएगा मॉड ऑफ, इसमें 1 डिडक्ट करो 1 माइनस मॉड एक्स प्लस 1। इस प्रकार फॉग एक्स तो तुम्हारा निकल जाता है, एफ ऑफ जी एक्स की ये निकल जाती है, लेकिन ये डिफाइंड कहाँ होगा, तो ये दोनों कंडीशन तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसमें u की वैल्यू डाल दो 2 माइनस मॉड एक्स प्लस 1, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 माइनस मॉड एक्स प्लस 1 इस -1 और 3 के बीच वेरी कर रहा है, इसे तुमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन ये है, उन दोनों कंडीशंस को इंटरसेक्ट करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। हम इसे सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं। जैसे ये देखो, इसमें 2 घटा देते हैं, इस कंडीशन को निकालते हैं, 2 घटाओ हर एक में, तो आएगा -3 लेस देन इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, एंड
-2 to 2। फिर इसको लिखेंगे दैट इज, ये देखो इसमें माइनस से डिवाइड कर दो, 3 गेटा इक्वल टू मॉड x प्लस 1 गेटा इक्वल टू -1, -1 से डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी उलट जाएगी एंड -2 to 2। तो इसमें देखोगे कि ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट जो है ये ऑलवेज 2 है, मॉड ऑलवेज निगेटिव से बड़ा होता है, बच गया ये पार्ट। इसे सिंप्लीफाई करोगे, मॉड लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी x प्लस 1 जो है वो -3 से 3 के बीच आ जाएगा, और ये सेकंड कंडीशन एज इट इज है। फिर 1 डिडक्ट करोगे, -4 से 2 आया, और ये कंडीशन एज इट इज है। फिर इन दोनों का जो कंबाइंड होगा पार्ट यानी इंटरसेक्शन पॉइंट, वो तुम्हारा आ जाएगा -2 से 2 तक, ऐसे लिखो दैट इज। तो इस प्रकार एफ ऑफ जी एक्स को हम लिखेंगे इस पूरी चीज को हटाकर कि जो एफ जी एक्स था हमारा वो बराबर हो गया -1 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स प्लस 1। लेकिन ये जो था ये दोनों ये सिंप्लीफाई होकर इसमें बदल गया है, इसको रिप्लेस करेंगे, इस पूरे चीज को हटा देंगे और रिप्लेस करके लिखेंगे व्हेन -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। तुम चाहो तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हो, उसकी मदद से इसका ग्राफ खींच सकते हो और वो ग्राफ इसके बीच होना चाहिए। इस तरह हम एफ जी एक्स निकालते हैं। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, ये कंडीशनली कंपोजिट फंक्शन, लेकिन इसमें ब्रांच वाइज डेफिनेशन है, पीस वाइज डेफिनेशन है। एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स वैन एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2 एंड 3 माइनस एक्स वैन एक्स वेरीज फ्रॉम 2 to 3। तो हमें निकालना है जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। इसमें हर ब्रांच के टूटने के साथ साथ जो है ना कंडीशंस बढ़ता चला जाता है चेन की तरह। तो सबसे पहले एफ और एफ एक्स में इंटरनली ब्रेक करो, इस एफ एक्स को लिख दो। तो एफ एक्स टूटता है 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स में। तो एफ ऑफ एफ एक्स, जब एफ एक्स 1 प्लस एक्स से रिप्लेस होगा तो एफ ऑफ एफ एक्स एफ 1 प्लस एक्स बदल जाएगा। देख लो इसकी जगह तुम केवल 1 प्लस एक्स लिख रहे हो, ये एफ वैसा का वैसा ही है एज इट इज़। फिर इसकी जगह हम 3 माइनस एक्स लिखते हैं तो ये एफ और एफ एक्स एफ 3 माइनस एक्स बदलता है। इस प्रकार दो ब्रांच यहाँ मिलते हैं, लेकिन एफ एक्स को ब्रांच में टूटने का जो कंडीशन होता है ये दोनों, उसको साथ साथ लिखना पड़ेगा। तो एफ और एफ एक्स जब एफ 1 प्लस एक्स में बदलता है तो एक्स 0 और 2 के बीच वेरी कर रहा होता है, और जब ये एफ एफ एक्स एफ 3 माइनस एक्स में बदलता है तो इसके अनुसार एक्स 2 से 3 के बीच में वेरी कर रहा होता है। अब इसे फिर तुम्हें ब्रेक करना होगा बारी बारी से। इस ब्रांच को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। जिस तरह से ए ब्रेक करोगे एग्जैक्टली उसी तरह बी भी ब्रेक करता है, इसलिए किसी एक ब्रांच को ब्रेक करने का तरीका ठीक से सीखना चाहिए। इस हमने लिखा है फ्रॉम ए जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एक्स वैन एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2। इस ब्रांच को उठाओ और इसे ब्रेक करना है, तो सुविधा के लिए तुम्हारे समझाने के लिए मैं 1 प्लस एक्स को यू मान लिया हूँ। तो ये एफ 1 प्लस एक्स एफ यू है, लेकिन ये कंडीशन उसके साथ लिख दिया हूँ ये चीज़। अब तुम्हें एफ यू को ब्रेक करना होगा, तो एफ यू पाने के लिए तुम्हें सिर्फ यहाँ चले जाना है, और जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है पूरे ब्रांच में सब जगह एक्स को केवल यू से रिप्लेस कर देना। तो लिखेंगे एफ यू बराबर 1 प्लस यू वैन यू वेरीज फ्रॉम 0 to 2, एफ यू बराबर 3 माइनस यू वैन यू वेरीज फ्रॉम 2 to 3। तो मैं लिखता हूँ कि जी एक्स इज इक्वल टू एफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू एफ यू बराबर 1 प्लस यू वैन यू वेरीज फ्रॉम 0 to 2। कंफ्यूज नहीं करना है, एफ यू बराबर 1 प्लस यू वैन यू वेरीज फ्रॉम 0 to 2 एंड 3 माइनस यू वैन यू वेरीज, देखो यहाँ x के बदले तुम u लिख रहे हो एफ यू निकालने के लिए, 3 माइनस यू वैन यू वेरीज फ्रॉम 2 to 3। लेकिन ये जो एफ यू आया है इसके साथ तो पहले से एक कंडीशन चल रहा है, ये दूसरा कंडीशन है इस एफ का, और ये कंडीशन आया था इसके अंदर वाले एफ के चलते। उसके बाद दोनों कंडीशन जो है उनका कॉमन लेना होगा, इसलिए बाहर में एंड करके इसे भी लिख देना होगा 0 to 2। अब तुम्हारा काम है सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो इस u को तुम बैक कर दो, जो माना था u को हमने माना था 1 प्लस एक्स, तो इसलिए लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स। लेकिन इसके साथ यहाँ भी लिखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2। फिर यहाँ u डालो 3 माइनस 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स यहाँ रखोगे तो आएगा 3 माइनस 1 माइनस एक्स यानी 2 माइनस एक्स, वेयर u यानी 1 प्लस एक्स वेरीज फ्रॉम 2 to 3 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू। तो ये जो कंडीशन है ये इस पर भी लगेगा और ये इस पर भी लगेगा, क्योंकि ये कंडीशन एफ यू पर ही लगा है। अब एफ यू जितने पार्ट्स में टूटेगा उन सारे पर ये कंडीशन चलेगा, और टूटने के साथ उनका अपना कंडीशन जो आएगा वो तो अलग से आएगा ही। अब इसे सिंप्लीफाई करके देखो, देखो वो इस तरह आ जाएगा बराबर 2 प्लस एक्स वैन, ये देखो इसमें x 1 डिडक्ट करो तो आएगा -1 to 1, और ये 0 to 2 है, तो -1 to 1 और 0 to 2 उसका इंटरसेक्शन करोगे तो आ जाएगा 0 to 1। देख लो इसमें 1 डिडक्ट करते हैं तो कंडीशन आएगा -1 to 1।
और ये है 0 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 0 2 बना जाएगा। फिर सेकंड ब्रांच जो है इसमें 1 डिवाइड करो तो 1 से 2 आएगा और ये 0 से 2 है, तो उनका इंटरसेक्शन जो आएगा वो 1 to 2 ही रह जाएगा। इस प्रकार तुम्हारे सामने ये चीज़ निकल आता है, ये ब्रांच ए का तुम्हारा आंसर हो जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह ये ब्रांच बी मैं मिटाया नहीं था, देखो ये ब्रांच बी है, इसे निकालना होगा तो फिर तुम्हें इसे भी मान लेना होगा। और एफ वी कैसे निकालोगे, तो लिखेंगे एफ वी बराबर 1 + v व्हेन v वेरीज फ्रॉम 0 to 2 बराबर 3 - v व्हेन v वेरीज फ्रॉम 2 to 3, और इनका जो अपना कंडीशन है 2 to 3 वो भी चलेगा जैसे यहाँ लिखे थे। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम b f3 - x इक्वल टू एफ वी, और इसे मैं तोड़कर लिख ही दे रहा हूँ। एफ वी लिखाया था जबकि x 2 से 3 के बीच में था। अब एफ वी को तोड़ो, 1 + v व्हेन v वेरीज फ्रॉम 0 to 2, देख लो x के बदले v लिख रहे हैं तो यहाँ भी आएगा 0 2। फिर यहाँ लिखेंगे 3 - v व्हेन v वेरीज फ्रॉम 2 to 3, और इसके साथ पहले से ये जो कंडीशन चल रहा है एंड 2 <x <= 3 की चलेगा। फिर उसके बाद v को तुम बैक कर दोगे इस 3 - x से और तुम्हारा ब्रांच भी निकल आएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसका इंटरसेक्शन तुम्हें फाई आ जाए तो वो ब्रांच हट जाएगा कंपोजिट से। अभी तो ये 4 ब्रांच दिख रहा है, इसमें पहले से निकालोगे तो देखोगे कि एक ब्रांच जो है उसका इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो वो ब्रांच हटेगा। इसका आंसर 3 ब्रांच में आएगा। रेस्ट कैलकुलेशन तुम खुद कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे पीरियडिक फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन होता है fx + t = fx, a function y = fx is said to be periodic if it follows f of x + t = fx for all x in the domain of the function। फंक्शन की डोमेन अगर d है तो कोई भी x जो उस डोमेन से लिया जाए और उसके लिए fx + t = fx सेटिस्फाइड होता हो तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन पीरियडिक है। इसमें t जो है उसको लिस्ट पॉजिटिव नंबर कहा जाता है और ये फंडामेंटल पीरियड हो जाता है फंक्शन का। तो ऐसे देखोगे कि ये सब्जेक्टिव पार्ट में नहीं आएगा, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव में आएंगे। लेकिन वेरीफाई करने के लिए तुम देख सकते हो, एक छोटा सा एग्जांपल में दिखाएंगे। जैसे मान लो fx बराबर है cos x, तो ग्राफ में तुमने कभी देखा होगा cos की ग्राफ, इसकी पीरियड जो होती है वो 2 पाई होती है। लेकिन निकालते हैं कैसे 2 पाई, तो इसको कैलकुलेट करके हम दिखाते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट करो कि fx + t बराबर fx होगा। अगर ये पीरियडिक है तो fx + t और fx को फॉलो करेगा। तो fx + t तुम्हारा होगा cos x + t = cos x, और cos थीटा अगर इसे थीटा मान लो तो cos थीटा = cos अल्फा implies थीटा = 2n पाई ± अल्फा where n is an integer। ये जनरल वैल्यू का फॉर्मूला है कि cos थीटा अगर cos अल्फा के बराबर हो तो थीटा बराबर 2n पाई ± अल्फा लिखते हैं, जिसमें n क्या होता है, इंटीजर होता है। ये मैं लिख देता हूँ n इंटीजर। अब यहाँ से तुम्हें x t निकाल कर देखना होगा। जैसे यहाँ तुम देखोगे t की 2 वैल्यूज आएगी। अगर हम यहाँ प्लस लेते हैं तो ये x कटेगा और t की वैल्यू आएगी 2n पाई। अगर ये -x लेते हैं तो t की वैल्यू आएगी 2n पाई - 2x। तो अगर इस कैलकुलेशन के प्रोसेस में t का एक भी वैल्यू कांस्टेंट आता है, जैसे तुम यहाँ देख रहे हो ये कांस्टेंट आया, इसका मतलब फंक्शन पीरियडिक होगा। अगर ये दोनों के दोनों ही ब्रांच या t के जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं वो सारे अगर x के फंक्शन हो तो इसका मतलब t जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा, फंक्शन पीरियडिक नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर एक भी ब्रांच कांस्टेंट मिल जाता है तो t का कांस्टेंट होना मतलब फंक्शन उस कांस्टेंट इंटरवल पर अपने आप को बार बार रिपीट करेगा और इसलिए पीरियडिक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि t बराबर 2n पाई है ये। लेकिन चूंकि ये जो t होता है वो लिस्ट एंड पॉजिटिव नंबर होता है, ये जो पेरियोडिसिटी का डेफिनेशन है fx + t / fx, तो इसमें t जो होता है वो लिस्ट एंड पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसमें t की लिस्ट वैल्यू तुम्हें निकालनी होगी। तो t की लिस्ट वैल्यू के लिए ये n जो है उसका लिस्ट वैल्यू डालना होगा। ये n क्या है, इंटीजर है, तो n ऐसा वैल्यू डालो ताकि ये t मिनिमम आ जाए लेकिन पॉजिटिव आ जाए। तो मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर n क्या होगा, वो होगा 1, इसलिए हम लिखेंगे बराबर 2 पाई। ये हो जाएगा लिस्ट एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t। तो इस प्रकार cos x का जो पीरियड है वो तुम्हारे पास 2 पाई आ जाता है। इसी तरह से तुम mod cos x का चेक कर सकते हो। mod cos x के लिए अगर हम लोग काम करें तो इस तरह काम करेंगे, fx = mod cos x, फिर स्टार्ट करो fx + t बराबर fx, और ये mod cos x + t = mod cos x, फिर हो जाएगा √cos स्क्वायर x + t = √cos स्क्वायर x, फिर रूट हटा लो, होगा cos स्क्वायर x + t = cos स्क्वायर x, और फिर इसे ब्रेक कर दो 1 + cos 2θ/2 में, या 2 मल्टीप्लाई कर लो और फिर 1 + cos 2θ ले लो, 1 + cos 2x + 2t = 1 + cos 2x,
फिर ये 1 1 कटेगा और कॉस थीटा और कॉस अल्फा का फॉर्मूला फिर से लगा दो, तो 2x प्लस 2t बराबर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2x। तो फिर तुम देखोगे कि t की दो वैल्यूज फिर पहले की तरह मिलेगी। एक तो ये 2 कॉमन लेकर काटोगे, जब प्लस x लेंगे ये प्लस x तो x कटेगा, आएगा n पाई, और दूसरा आएगा n पाई माइनस 2x। फिर देख रहे हो कि ये तो वेरिएबल है, इसे छोड़ दो, ये कांस्टेंट है। अगर दोनों वेरिएबल होता तो ये नॉन पीरियडिक होता, लेकिन इसमें एक कांस्टेंट आ गया, मतलब फंक्शन पीरियडिक होगा। और t की लिस्ट वैल्यू निकालनी है तो यहाँ की लिस्ट एंड पॉजिटिव वैल्यू तुम n की डालोगे, क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए यहाँ पर, तभी तो t पॉजिटिव आएगा। तो t की लिस्ट एंड पॉजिटिव वैल्यू आएगी जब कि n का वैल्यू हम 1 डालेंगे। तो यहाँ से हमें t बराबर पाई मिलेगा और मॉड कॉसिस का जो पीरियड है वो पाई कहलाएगा। इसी तरह तुम चाहो तो कॉस रूट एक्स की निकाल सकते हो। तो तुम देखना कि इसमें जो t आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा ही नहीं, वो कांस्टेंट नंबर आएगा ही नहीं है। ऐसे देख लो, कॉस रूट एक्स प्लस टी इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, क्योंकि एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स होना है। फिर लिखेंगे रूट एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस रूट एक्स। उसके बाद स्क्वायर कर दो तो x प्लस टी बराबर हो जाएगा 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 4n पाई रूट एक्स। देखो ये x तो x कट रहा है, लेकिन t जो आ रहा है ये आ रहा है वेरिएबल, ये कांस्टेंट आता ही नहीं है। तो कांस्टेंट नहीं आएगा मतलब इसका जो इंटरवल होना चाहिए रिपीट करने का वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये पीरियडिक नहीं होगा। तो तुम यहाँ से अभी से याद कर लो कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें ये जो आर्गुमेंट x है, ये x चाहे वो कॉस हो या साइन, इसका पावर अगर फ्रैक्शन में चलाए 1 से डिफरेंट हो जाए, फ्रैक्शन ही क्यों 1 से डिफरेंट, जैसे मान लो कॉस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, कॉस रूट क्यू रूट ऑफ एक्स लिखते हैं, या कॉस एक्स क्यूब लिखते हैं, तो ये नॉन पीरियडिक हो जाता है। पीरियडिक होने के लिए यहाँ x का पावर 1 होना चाहिए। अब आगे इसके हम रिजल्ट्स दिखाते हैं जिसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा ताकि तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। जैसा मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स तुम्हें याद रखने होंगे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक में, साइन टू पाई एन एक्स, कॉस टू द पाई एन एक्स, सेक टू द पाई एन एक्स एंड कॉसेक टू द पाई एन एक्स, इनकी पीरियड्स क्या होती है। तो यदि ये n ऑड और फ्रैक्शन हो जाए, ऑड मीन्स क्यूब, जैसे साइन क्यूब एक्स, कॉस टू द पावर 5x, या फ्रैक्शन ले लो, फ्रैक्शन मतलब रूट साइन एक्स है ना, कॉस एक्स टू द पावर 1/3, इस तरह से, तो इनका पीरियड 2 पाई हो जाता है। और अगर इवन पावर लेते हो, n का वैल्यू अगर इवन लेते हैं, ओनली इवन, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस टू द पावर 4x, कॉस टू द पावर 6x, सेक स्क्वायर एक्स, तो इनकी पीरियड पाई हो जाती है। सेकेंड रूल होता है इनका, ये tan में चले जाओ, tan टू द पावर nx एंड cot टू द पावर nx, इनकी पीरियड जो होती है वो हमेशा ही पाई होती है, चाहे n की वैल्यू कुछ भी ले लो। जीरो नहीं लेना चाहिए, जीरो लेने पर तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन में पीरियडिक होता है लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड इतना छोटा होता है कि हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो कहते हैं कि कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियडिक फंक्शंस हैविंग नो फंडामेंटल पीरियड। तो n की वैल्यू तुम जीरो नहीं लोगे, और अगर इसमें ऑड लो या इवन लो या फ्रैक्शन लो तो इनका पीरियड जो है वो हमेशा पाई आएगा। उसके बाद थर्ड में आता है मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, और इस तरह से मॉड टैन एक्स, मॉड कॉट एक्स, मॉड सेक एक्स, मॉड कॉसेक एक्स, इन सबों का पीरियड पाई हो जाता है। तुम चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो कि पाई कैसे हो जाता है। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं। अगर हम इस रिजल्ट को यूज करें कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, इस रिजल्ट को यूज करना ही पड़ेगा। साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। यहां से यहां पूरी एक वेव 2 पाई की है, ये पूरी एक वेव 2 पाई की। अब अगर तुम मॉड लगाओगे, आउटसाइड मॉड, मॉड साइन एक्स, तो ये नीचे वाला हट जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे ये। तो पीरियड कैसे डिसाइड होता है, तो हम लोग ग्राफ में ये देखते हैं कि वह कौन सा पार्ट है, वह कौन सा यूनिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो साइन एक्स में तुम्हारा ये पोर्शन रिपीट करता है, ये पूरा ऐसे, ये पूरा, और इसकी लेंथ जो होती है वो 2 पाई होती है। लेकिन मॉड साइन एक्स में सिर्फ इतना ही पोर्शन जो है यही रिपीट कर जा रहा है, ये रिपीट कर रहा है। तो इसका लेंथ देखेंगे, तो इसका लेंथ यहाँ 0 से पाई के बीच में लेंथ कितना है, पाई, इसलिए मॉड साइन एक्स का जो पीरियड है वो क्या आएगा, पाई आएगा। स्पेशल फंक्शन में तुम अलग से एक याद कर लो, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसको कहते हैं, इसकी पीरियड 1 होती है। इसमें रूट डाल दो तो भी पीरियड 1 आएगी, स्क्वायर कर दो तो भी पीरियड 1 आएगी। इसका ग्राफ तुम चाहो तो देख लेना। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या होता है। मान लो f(x) कोई फंक्शन है और इसकी पीरियड t है
और अगर इसमें चेंजेस लाए जाएं तो कैसे पीरियड अफेक्टेड होगा। मान लो इस x में हम कुछ नंबर k जोड़ देते हैं, तो तुम्हें याद होगा कि इंटरनल एडिशन से क्या होता है, ग्राफ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करता है, कोई कंट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं होता है, इसलिए इसकी पीरियड वही आएगी, क्या आएगी, टी ही आएगी। अगर तुम आउटसाइड कुछ नंबर a जोड़ देते हो तो एक्सटर्नल एडिशन से ग्राफ वर्टिकली शिफ्ट करता है विदाउट एनी कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन। पैरेलल ग्राफ जो है पैरेलल वे में शिफ्ट कर जाता है ऊपर की ओर, इसलिए इसमें भी पीरियड नहीं चेंज करता है। आउटसाइड एडिशन इनसाइड एडिशन से ग्राफ विदाउट कंट्रैक्शन केवल शिफ्ट करता है इंटरनल एडिशन से along x एक्सिस, एक्सटर्नल एडिशन से along y एक्सिस, इसलिए पीरियड नहीं बदलता है। एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन करते थे तो इसमें भी याद कर लो, केवल मैग्नीट्यूड जो होती है, वैल्यू जो होती है वो चेंज कर जाती है। मैंने तुम्हें दिखाया था कि अगर sin x का ग्राफ इस तरह होता है तो 2 sin x ऐसा हो जाता है। तो मिलाकर तुम देख सकते हो कि इसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ वही है, पहले वेव ऐसे थी अब वेव ऐसे हो गई है। तो नोडल पॉइंट्स यही हैं, कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन नहीं हुआ, केवल एम्पलीट्यूड चेंज कर गया, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ये चेंज कर जाते हैं, इसलिए एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन से भी पीरियड नहीं बदलता है। बदलता है इंटरनल मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि तुम्हें बताया गया था कि इंटरनल मल्टीप्लिकेशन करने से ग्राफ को कंप्रेस किया था अगेंस्ट वाई एक्सिस। जैसा तुमने साइन एक्स के ग्राफ में देखा था कि अगर साइन एक्स कुछ इस तरह होता है तो साइन टू एक्स जो है इसको कंप्रेस कर देना पड़ता है, ट्वाइस कंप्रेस कर देना पड़ता है, इसलिए ये हाफ वेव आधी दूरी में बन जाता है ऐसे, और फिर ये हाफ वेव इधर आके बन जाता है। तो देखते हैं कि पहले पूरा एक वेव 2 पाई में बना था, अब ये पूरा वेव जो है पाई में ही बन जाता है। तो साइन 2x कर देने से क्या हुआ कि पीरियड जो है वो पाई हो गया, यानी 2 पाई बाई 2 पाई हो गया। इसलिए यहाँ रूल बनाया जाता है कि अगर इस x में तुम कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो, मान लो हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई नंबर m मल्टीप्लाई करते हैं, तो fx की पीरियड अगर t है तो k से, इस k से या इस a से कोई चेंजेस नहीं आएगा। इंटरनल एडिशन, एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन, इससे पीरियड नहीं बदलेगा, बदलेगा सिर्फ इससे कि x को किससे मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि यही कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जब भी कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगा पीरियड चेंज कर जाएगा। तो इसकी पीरियड हो जाती है t डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ m। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो है 3 sin 4 पाई x प्लस पाई बाई 4 प्लस 5। तो इस पाई बाई 4 से पीरियड नहीं चेंज करेगा, इस 5 से पीरियड नहीं चेंज करेगा, इस 3 से पीरियड नहीं चेंज करेगा, लेकिन इस 4 पाई से चेंज करेगा जो कॉफिशिएंट ऑफ x है। तो देखेंगे sin x पावर क्या है 1 जो ऑड है, तो sin x का पीरियड तुम जानते हो 2 पाई होता है, sin x sin क्यूब x, क्योंकि पावर ऑर्डर होता है तो पीरियड 2 पाई होता है। अभी जो मल्टीप्लाई कर गया है तो इस x के कॉफिशिएंट्स यहाँ भाग दे दो, 4 पाई से डिवाइड कर दो, कट कर आ गया हाफ। इस प्रकार इस पूरे फंक्शन का जो पीरियड आएगा वो कितना आएगा, हाफ आएगा। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब दो पीरियडिक फंक्शंस को आपस में जोड़ते हैं तो पीरियड किस तरह मिलता है, या उनका कुछ मतलब एक्सेप्शंस भी है, मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो इसका एक रूल है कि अगर f(x) कोई पीरियडिक फंक्शन हो और g(x) कोई पीरियडिक फंक्शन हो तो a इंटू एफ प्लस माइनस b इंटू जी, ये जो कंबाइंड फॉर्म में जो फंक्शंस है ये प्राय पीरियडिक हुआ करते हैं, और इनका पीरियड अगर f(x) का t1 मान लो, g(x) का t2 मान लो, तो ये जो कंबाइंड फंक्शन है h(x), पीरियड ऑफ h(x) ये बराबर हो जाता है LCM ऑफ t1 एंड t2। ये जनरल रूल होता है। वैसे इसका एक्सेप्शन भी होता है जो तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, पहले तो ये जान लो कि कैसे लगता है। तो मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया, ये sin स्क्वायर पाई एक्स प्लस पाई 4 प्लस 2 cos 3 पाई एक्स प्लस पाई 3, ये कंबाइंड फंक्शन का पीरियड क्या होगा। तो तुम्हें पहले बारी बारी से निकालना होगा, पहले इस फंक्शन के पीरियड बताओ। तो तुम जानते हो साइन का पावर अगर इवन हो जाता है sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर 4x, तो इनका पीरियड हो जाता है पाई, लिखेंगे पाई। लेकिन चूंकि यहाँ x की कॉफिशिएंट आ गई है पाई, इसलिए पाई से डिवाइड कर दोगे और इनका पीरियड आ जाएगा 1। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका पीरियड 1 है। उस तरह सेकंड पार्ट में आएंगे तो cos का पीरियड होता है cos x, यहाँ पावर ऑड है, cos x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, और यहाँ x की कॉफिशिएंट है 3 पाई, इससे डिवाइड करना होगा, इसलिए पीरियड आएगा 2/3। तो इसका पीरियड 2/3 है, इसका पीरियड 1। इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म में जो फंक्शन है f(x), इसका पीरियड क्या होगा, तो LCM ऑफ, मतलब ऐसा लिखेंगे कि पीरियड ऑफ f(x) इज इक्वल टू LCM ऑफ 1 एंड 2/3। तो ये फ्रैक्शन हो जा रहा है, कैसे निकालेंगे, ये फ्रैक्शन है, ये तो इंटीजर है, तो इसको निकालने का तरीका 1/1 कर लो। और फ्रैक्शंस के LCM का तरीका होता है कि LCM ऑफ न्यूमरेटर्स यानी 1 एंड 2, और इसमें तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर क्या है 1 एंड 3। तो 1 और 2 की LCM तो तुम्हारी हो जाती है 2,
लेकिन 1 और 3 की जो HCF है वो हो जाती है 1 और रिजल्ट तुम्हारा आता है 2। इस प्रकार इस फंक्शन का पीरियड जो है एलसीएम रूल से कितना मिलता है, 2 मिलता है। इस तरह तुम और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। मानो मैं लेता हूं मॉड साइन 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस क्यू 3x प्लस पाई बाई 4। अब इसकी पीरियड के बारे में देखते हैं। तो मॉड साइन एक्स का पीरियड तुम जानते हो, मॉड साइन एक्स का पीरियड हो जाता है पाई, और यहाँ एक्स की ऑप्शन 2 है इसलिए इसका पीरियड हो जाएगा पाई बाई 2। फिर यहाँ देखो कॉस का पीरियड कितना है, कॉस का पावर कितना है, ऑड है, और कॉस क्यूब एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। फिर एक्स का ऑप्शन 3 से भाग दोगे, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों का कंबाइंड निकालना होगा, कंबाइंड फॉर्म में पीरियड निकालना होगा, दिस प्लस दिस फंक्शन का पीरियड, तो इन दोनों की एलसीएम हो जाएगी, मतलब एलसीएम ऑफ पाई बाई 2 एंड 2 पाई बाई 3। इसको निकालने के लिए क्या करोगे, पाई तो कॉमन ले लो और तुम्हें 1/2 और 2/3 का एलसीएम निकालना होगा। जैसा मैंने बताया फ्रैक्शंस के एलसीएम को निकालने का तरीका है कि न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2 डिवाइड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, 2 और 3 जो इनका HCF जो आ जाएगा 1, तो तुम्हारा आंसर 2 पाई हो जाएगा। अब एलसीएम रूल के फेल्यूर का कुछ केसेस मैं दिखाता हूँ। एक फंक्शन है h कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तुम जानते हो कॉस स्क्वायर एक्स का जो पीरियड है वो पाई होता है, साइन स्क्वायर एक्स का जो पीरियड है वो भी पाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू एलसीएम रूल पीरियड ऑफ hx वो पाई और पाई का एलसीएम यानी पाई हो जाना चाहिए। लेकिन जैसा तुम जानते हो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऐड होने के बाद 1 हो जाता है, ये एक आइडेंटिटी है, कांस्टेंट फंक्शन। तो hx इक्वल टू 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, और मैंने बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन पीरियडिक तो होते हैं लेकिन इनका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इनका पीरियड इतना स्मॉल होता है, तुम इन्फिनिटेसिमल समझ सकते हो उसको। दूसरा फेलियर केस तुम ऐसे देखोगे, अगर मान लो हम इसका ऐसे लिख दें cos टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 4x, तो यहाँ भी देखो इसका पीरियड पाई है और इसका पीरियड पाई है, तो अकॉर्डिंग टू एलसीएम रूल इसका पीरियड पाई आ जाना चाहिए। लेकिन जब तुम इसे कंबाइन करोगे तो ऐसा आएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस हाफ sin स्क्वायर 2x। तुम जानते हो sin स्क्वायर x का पीरियड पाई होता है, इसलिए sin स्क्वायर 2x का पीरियड पाई बाई 2 आएगा। तो एलसीएम रूल से इसका पीरियड पाई आता है जबकि एक्चुअली पीरियड पाई बाई 2 आता है। तो ये फेल करता है कब, तो अगर इसे fx मान लो ये gx मान लो, दोनों इवन फंक्शन हो और एक दूसरे का को फंक्शन हो, साइन का को फंक्शन कॉस, कॉस का को फंक्शन साइन होता है, टैन का को फंक्शन कॉट होता है, एग्जैक्ट को फंक्शन होना चाहिए, मतलब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अगर तुम ऐसे लोगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x तो रूल नहीं फेल करेगा, क्योंकि इसका को फंक्शन केवल साइन है, यहाँ एंगल तो डिफरेंट है ना, इसलिए एग्जैक्ट को फंक्शन ये नहीं बनता है, तो यहाँ रूल लगेगा। अगर यहाँ तुम यहाँ भी 2x कर दो तब रूल फेल कर जाएगा। एलसीएम रूल तभी फेल करता है जब एलसीएम एग्जिस्ट ही ना करे। उसके लिए कंसेप्ट देखते हैं, इफ एलसीएम ऑफ a एंड b इज c देन c बाई a इज इंटीजर एज वेल एज c बाई b इज इंटीजर। तो यहाँ पर तुम देखोगे कभी कभी लड़के 1 और √2 इनका एलसीएम √2 कह देते हैं, ये गलत है, क्योंकि √2 बाई √2 तो इंटीजर है, लेकिन √2 बाई 1 जो है वो √2 होता है जो कि इंटीजर नहीं है। इसका मतलब 1 एंड √2 का एलसीएम √2 नहीं होगा, तो एक्चुअली इसका एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक नंबर रैशनल हो दूसरा नंबर इरेशनल हो तो एलसीएम नहीं निकलता है, इवन 2 इरेशनल नंबर हो तब भी एलसीएम नहीं निकलता है, जैसे √2 √3 का एलसीएम नहीं निकलेगा। तो उसका एक कंसेप्ट है, इफ a एंड b आर इरेशनल नंबर्स देन एलसीएम ऑफ a एंड b एग्जिस्ट ओनली व्हेन a बाई b इज रैशनल। तुम देखोगे इसका पीरियड 1 है और इसका पीरियड पाई है, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है इसलिए इसका एलसीएम नहीं मिलेगा, तो ये फंक्शन नॉन पीरियडिक हो जाएगा।